हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि प्राइम 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में। उत्सर्जन तंत्र होते क्या हैं, कौन कौन से उत्सर्जन तंत्र होते हैं, इनका कार्य क्या होता है, ये क्या कार्य करते हैं, इन सभी के बारे में हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे और शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे सभी प्रतियोगी परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा, यूपीपी, एसआई और सीटेट, जितने भी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे यूपीटी, यूपीपी, यूपी टेट, सीटेट, यूपी टेट, सी टेट और जितने भी शिक्षक भर्ती परीक्षा होते हैं जैसे सुपर टेट हो गया, बिहार में जो होने वाला बीपीएससी का एग्जाम है, उन सभी एग्जामों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक उत्सर्जन तंत्र के बारे में। उत्सर्जन तंत्र होता क्या है, उनका कार्य क्या है, सभी के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। देखिए, जब हमारी कोशिकाएं अपने कार्य करती हैं तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होता है और अधिकांश ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सजीव द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से भाग लेते हैं, देखिए, वृक्क लेता है मूत्राशय, मूत्रमार्ग और मूत्रवाहिनियां, ये सभी क्या करते हैं, सम्मिलित होते हैं। वृक्क, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय, मूत्रमार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। अब आइए इन सभी को एक एक करके देखते हैं। वृक्क, किडनी क्या होता है, मनुष्य के वृक्क सेम के बीच की आकृति के गहरे हरे भूरे रंग का होता है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख सूक्ष्म एवं लंबी कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। देखिए, ये वृक्क है और इस कैसा रंग है, गहरे भूरे रंग का है और ये सेम के बीच की आकृति का है। और इसमें देखिए छोटे छोटे मतलब तार जैसे हल्के हल्के निकले हैं ना, ये 10 लाख संरचनाएं होती हैं और इनको क्या कहते हैं, निफ्रॉन्स कहते हैं। वृक्क यूरिया को पानी में घुले मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। यूरिया आदि उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए वृक्क ही मुख्य अंग है। यह रक्त का शुद्धिकरण करता है। मूत्र का रंग हल्का पीला यूरोक्रोम नामक वर्ण के कारण होता है। मूत्र का रंग हल्का पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। ये यूरोक्रोम वर्ण रंग होता है, उसी के कारण ये जो मूत्र होता है ना, हल्का पीले रंग का होता है। मूत्र का सामान्य घटक जल, लवण, यूरिया और यूरिक अम्ल है। मूत्र का पीएच मान 4.5 से 8.6 के मध्य होता है। वृक्क में पथरी, यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्सीलेट और कैल्शियम फास्फेट के कारण ही बनता है। मूत्र के श्रावण में डायूरेटिक औषधि द्वारा बढ़ाया जाता है। अगला है, कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है, तो मूत्र में 95% क्या रहेगा, जल रहेगा, 2.5% यूरिया रहेगा और 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं। अब आइए देखते हैं विभिन्न जंतुओं के वर्गीकरण किस आधार पे, उत्सर्जी पदार्थ के आधार पे। जो जो उत्सर्जी पदार्थ जैसे अमीनोलेटिक, यूरेलेटिक, यूरोओलेटिक, ये जो उत्सर्जन करते हैं, इनके बारे में देखते हैं। पहला क्या होता है, अमीनोलेटिक। क्या होता है, इन जंतुओं में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, अमोनिया होता है। उदाहरण के लिए कुछ मछलियां और कुछ क्रिस्टोसियन और कुछ प्रोटोजोआ होते हैं, ये क्या करते हैं, उत्सर्जन अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अब आइए देखते हैं अगला, यूरोलेटिक। क्या होता है यूरोलेटिक, कुछ जंतुएं मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या करते हैं, यूरिक अम्ल करते हैं। जैसे सभी सरीसृप जैसे छिपकली हो गया, सर्प हो गया तथा पक्षी भी क्या करते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। अगला है यूरोलेटिक। क्या होता है यूरोलेटिक,
इन जंतुओं में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? यूरिया होता है। जैसे मेढक हो गया, स्तनधारियां हो गए, सभी ये क्या कहते हैं? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है। और जब ये यूरिया का उत्सर्जन करते हैं और ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या हो जाता है? वो अमोनिया बन जाता है। ठीक है। अगला देखिए, मनुष्य में अन्य उत्सर्जी अंग क्या होते हैं? मनुष्य एवं सभी कशेरुकी प्राणियों में वृक्क के अलावा अन्य अंग भी उत्सर्जन में मदद करते हैं। जैसे यकृत हो गया, त्वचा हो गया, फेफड़ा हो गया, ये सब क्या करते हैं? उत्सर्जन में ये सहायता करते हैं। पहला आइए एक एक करके सभी के बारे में देखते हैं। यकृत, यकृत का काम क्या है? यह विशेष एंजाइम की सहायता से आवश्यकता से अधिक अमोनिया NH3 को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। यकृत में मृतक RBC के होमोग्लोबिन के टूटने के कारण पित्तवर्णक का निर्माण होता है। पित्तवर्णक पित्त रस के साथ आंत्र में पहुंचकर विष्ठा के साथ शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक है। अगला है फेफड़े। फेफड़े श्वसन क्रिया के अंतर्गत श्वास छोड़ने की प्रक्रिया में रुधिर में घुली कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं और साथ ही वो जल वाष्प का भी उत्सर्जन करते हैं। अगला है अपोहन। अपोहन क्या कहलाता है? कभी कभी किसी व्यक्ति के वृक्क काम करना बंद कर देता है, किडनी काम करना क्या कर देता है? बंद कर देता है। ऐसी किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण हो सकता है। वृक्क के अक्रिय क्रिया न करने हो जाने के स्थिति में रक्त में अवशिष्ट पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसी व्यक्ति अधिक दिन तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। तथापि यदि कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से अवशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाए तो उसके जीवन काल में वृद्धि संभव है। इस प्रकार के छानन विधि को ही अपोहन या डायलिसिस कहते हैं। ठीक है। अब आइए देखते हैं ज्ञानेंद्रियां के बारे में। हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं? हमारी कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। सर्दी में हमें ठंड लगती है, गर्मी में हमें गर्मी लगती है। हम स्वाद एवं गंध को भी पहचानते हैं। हम रंग में भी विभेद कर सकते हैं। इन परिवर्तन का अनुभव विशेष अंगों द्वारा होता है। इन्हें संवेदी अंग या ज्ञानेंद्रिया कहते हैं। हमारे शरीर में 5 कान, आंख, नाक, जीभ, त्वचा 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। अब आइए पहले एक एक ज्ञानेंद्रियों के बारे में देखते हैं। कान के बारे में। कान को श्रवणेंद्रिय कहा जाता है। कान सुनने तथा शरीर का संतुलन बनाने में सहायक होता है। आपने देखा होगा मछली, मेढक, छिपकली तथा पक्षियां आदि के बाएं कान नहीं पाए जाते हैं, जबकि स्तनधारियों जैसे खरगोश, चूहा, हाथी आदि में हमारी भांति बाएं कान पाए जाते हैं। मनुष्य के कान मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। बाह्य कर्ण कार्टिलेज उपास्थि का बना लचीला रोम युक्त होता है। मध्य कर्ण गुहा में स्थित पटल झिल्ली तथा 3 छोटी छोटी अस्थियां होती हैं। आंतरिक कर्ण अर्ध पारदर्शक झिल्ली से बनी होती है जो कलागहन के रूप में होता है। बाह्य कर्ण और मध्य कर्ण ध्वनि तरंगों को ग्रहण कर आंतरिक कर्ण तक पहुंचाने का कार्य करता है। आंतरिक कर्ण का संबंध स्वर्ण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क से होता है। यह सुनने का कार्य करता है तथा शरीर में संतुलन का कार्य भी करता है। कुछ जीवधारी जैसे मछली, मेढक, छिपकली तथा पक्षियां बाह्य कर्ण नहीं होते हैं, परंतु इनमें आंतरिक कर्ण पाए जाते हैं और ये इन आंतरिक कणों की सहायता से ध्वनि को सुनने का कार्य कर लेते हैं। आंख द्वारा देखने का कार्य होता है। आंखें वस्तुओं का आकार, आकृति, रंग, प्रकार, अंधकार आदि का अनुभव करता है। आंख को दृश्येंद्रिय भी कहा जाता है। मनुष्य की आंख पटल खोपड़ी में नेत्र कटोरे में स्थित होता है। नेत्र कटोरे में आंख सुरक्षित रहती है और बाहर से आंख का केवल 1/5 भाग ही दिखाई देता है। इसकी सुरक्षा
में पलकें तथा बरौनियां सहायक होती हैं। मनुष्य की आंख में एक पारदर्शी उत्तल लेंस, इसी लेंस के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब आंख के अंदर बनता है और उसी चित्र को मनुष्य देखता है। हाइड्रा और केचुआ आदि में आंख नहीं होती है। कीटों की आंख अन्य जंतुओं से भिन्न होते हैं, इसे संयुक्त नेत्र कहते हैं। अगला है नाक। नाक द्वारा गंध का अनुभव होता है, इसको घ्राणेंद्र कहा जाता है। कुत्ते और चींटी में घ्राण मतलब सूंघने की शक्ति अधिक होती है। आपने देखा होगा पुलिस द्वारा चोर एवं अपराधी का पता विशिष्ट प्रशिक्षित कुत्तों से लगाया जाता है। जीभ। हमारी जीभ मीठे, कड़वे, खट्टे, रंग, नमकीन, कसैले स्वाद वाले खाद्य पदार्थों के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसको स्वादेंद्रिय भी कहा जाता है। स्वाद संबंधी संवेदना जीभ के अलग अलग भागों में स्थित स्वाद कलिकाओं से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त हमारी जीभ बोलने तथा भोजन और लार को मिलाने का कार्य करती है, परंतु मेढक की जीभ शिकार पकड़ने में सहायता करती है। अब आइए देखते हैं अंतिम और अगला त्वचा। त्वचा की श्वेत ग्रंथियां रुधिर से जल, लवण एवं यूरिया लेकर पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकालती हैं। साथ ही तैलीय ग्रंथियों से स्रावित सीबम भी अनेक उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालता है। त्वचा से हमें सर्दी तथा गर्मी का अनुभव होता है। त्वचा से हमें क्या होता है? सर्दी और गर्मी का अनुभव होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा, वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी और स्पेशली मेरी मेहनत कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्त, मित्र या सगे संबंधी को भी वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सके। तो मिलते हैं कल की वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। आज आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।